Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you are interested to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is It is topic number 14 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 11th, Basic Principles of Organic Chemistry. The topics to be covered in this chapter are Introduction, Structural Representation of Organic Molecules, Classification of Organic Compounds, Nomenclature of Organic Compounds, Isomerism, Theoretical basis of organic reaction. So let's begin with introduction. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है? तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, इसलिए उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. ये सारे एलिमेंट जो भी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, इनमें से जो कार्बन है वो कार्बन के ऐसे प्रॉपर्टीज है कि वो लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है. जैसे कि सबसे छोटा कंपाउंड मीथेन CH4 से लेके बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे DNA, जिसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं. ये सारे कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के वजह से. और ये कौन सा प्रॉपर्टी है जो कार्बन का हेल्प करता है इतने सारे कंपाउंड बनाने के लिए? वो है कैटेनेशन. ये एक प्रॉपर्टी है कार्बन का जिसकी वजह से कार्बन इतने इमेंस फॉर्म में प्रेजेंट है. जैसे एक छोटे से मीथेन से लेके मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स का बना हुआ DNA तक. क्रूड ऑयल जो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है. तो क्रूड ऑयल मतलब जिसे हम कहते हैं पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने के पहले जो ऑयल निकालते हैं, उस ऑयल में एक्चुअली बहुत कुछ का मिक्सचर होता है. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब का मिक्सचर होता है जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं. वो एक्चुअली मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का. हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है सिर्फ. तो हाइड्रोकार्बन का जो मिक्सचर है वो है क्रूड ऑयल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में. फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल इंडस्ट्री है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स और दूसरी चीजें सिंथेसाइज करती है, जो वापस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है. और इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसलिए हमें इन्हें डिटेल में पढ़ना होता है. तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से. तो अब तक हमने समझ लिया है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है, क्योंकि उसका कितना इमेंस इंपॉर्टेंट है. अब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? उनके स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन से. तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बहुत वे में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. तो पहले हम 2D रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं और फिर हम मूव करेंगे 3D रिप्रेजेंटेशन की ओर. तो पहला जो है वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है, पहला वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है आपको? आप जिसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो भी मॉलिक्यूल का लिख रहे हैं, उनमें जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके केमिकल सिंबल लिखिए. जैसे CH4, तो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसका पहले आप क्या लिखोगे? केमिकल फॉर्म सिंबल. तो ये सबका मैंने केमिकल सिंबल लिख लिया. केमिकल सिंबल लिखने के बाद इन जो भी आपने एटम्स लिखे हैं उन्हें आप कोवैलेंट बॉन्ड थ्रू ज्वाइन कर दीजिए. तो ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड थ्रू मैंने इनको ज्वाइन कर दिया. तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ CH4. तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना रिप्रेजेंट? पहले केमिकल सिंबल्स ऑफ ऑल द एटम्स उस फॉर्मूले के,
और फिर बाद में सारे एटम्स को एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड थ्रू ज्वाइन करना है। सपोज कहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर C2H6 इथेन के लिए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इथेन में जो भी एटम्स हैं उनके सिंबल लिख लीजिए। 6 हाइड्रोजन्स हैं, तो 3 हाइड्रोजन इसके कार्बन के पास, 3 हाइड्रोजन नेक्स्ट कार्बन के पास, और बाकी सबको आप कोवैलेंट बॉन्ड थ्रू ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथेन। इस तरह से आप किसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में अब आपको वापस वही करना है, पहले केमिकल सिंबल लिखना है जो भी एटम्स है वो, फिर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं, और साथ ही साथ ये याद रखना है जहां पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया वो पेयर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो सपोज CH4 का आपको लिखना है, तो पहले आप कार्बन लिख लोगे, फिर सारे हाइड्रोजन मतलब सारे सिंबल्स, फिर सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिख लिए। हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो मैं इस तरह से लिख रही हूँ हर हाइड्रोजन के सामने। तो ये हो गया CH4 का स्ट्रक्चर। और जहां पे भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया है, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, मतलब यहाँ पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हो। पहले केमिकल सिंबल लिखिए, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए, और फिर बाद में जहां पे पेयरिंग हुआ अंडरस्टैंड कीजिए कि वहां कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला में आपको एक या सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स नहीं दिखाने की जरूरत है, ठीक है। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला में बेसिकली केमिकल बॉन्ड्स दिखाए ही नहीं जाते, सिर्फ जो भी एटम्स प्रेजेंट है उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो भी एटम एक जैसे प्रेजेंट है उन्हें सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे इथेन का मुझे कंडेंस फॉर्मूला लिखना है, तो इथेन मतलब होता है C2H6। तो देखो इथेन में क्या है, 2 CH3 प्रेजेंट है, 1 और 2, इसलिए यहाँ पे एक CH3 एक CH3, और ये दोनों को मैंने एक ही कोवैलेंट बॉन्ड थ्रू ज्वाइन कर दिया। मैंने हाइड्रोजन और कार्बन के कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड्स नहीं दिखाए, या फिर आप कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड ना दिखाए, जैसे सिर्फ CH3 और CH3 लिख दे और अंडरस्टैंड कर ले कि ये दोनों ऑफ कोर्स वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये हुआ कंडेंस्ड फॉर्मूला जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स नहीं दिखाए जाते। नेक्स्ट है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या फिर जिगजैग फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या जिगजैग फॉर्मूला सबसे छोटा फॉर्म ऑफ फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं, और ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि जो टर्मिनल एंड ऑफ बॉन्ड है वो CH3 है। तो सपोज आपको इथेन के लिए जिगजैग फॉर्मूला लिखना है, तो इथेन का जिगजैग फॉर्मूला सिर्फ एक लाइन है, क्योंकि ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि उसके टर्मिनल एंड पे ऑटोमेटिकली CH3 प्रेजेंट है, जो दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये एक लाइन है। प्रोपेन के लिए देखिए, प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH2 CH3, करेक्ट। प्रोपेन मींस 3 कार्बन, CH3 CH2 CH3। तो इसको आपको यदि बॉन्ड लाइन या जिगजैग फॉर्मूला में लिखना है तो आप यहां से शुरू करोगे CH3, ठीक है। तो CH3 CH2 CH3, तो ये हो गया प्रोपेन, जहां अपने आप अंडरस्टैंड हो गया कि कॉर्नर्स में CH3 है और बीच में CH2। बट जिगजैग फॉर्मूला में ये याद रखना है यदि हेटेरो एटम प्रेजेंट है, हेटेरो एटम्स मतलब कौन से एटम्स, हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो ऑर्गेनिक में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उसके अलावा जो भी एटम्स प्रेजेंट है वो सब हेटेरो एटम्स है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी प्रेजेंट है वो क्या है, हेटेरो एटम, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, हैलोजेंस, ये सब हेटेरो एटम्स है। तो यदि हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है तो हेटेरो एटम्स को आपको डिनोट करना पड़ेगा उनके सिंबल से, जिगजैग फॉर्मूला में भी। बाकी हाइड्रोकार्बन को आपको कोई डिनोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तिरछा तिरछा लाइन ड्रॉ करते जाइए और टर्मिनल एंड को अपने आप समझ जाइए कि वो CH3 है और बीच वाले सारे CH2 है। बट इफ हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो आपको डिनोट करना होगा, जैसे इथेनॉल,
इथेनॉल में स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH2 OH। तो CH3 उसको एक टर्मिनल एंड पे ड्रॉ कीजिए, CH2 बीच में, और फिर नेक्स्ट है OH। अब OH को आपको डिनोट करना होगा बाय हेटेरो एटम O। सिर्फ O लिख के नहीं चलेगा, H भी। तो जो हेटेरो एटम को अटैच हाइड्रोजन्स है वो भी आपको डिनोट करने होते हैं जिगजैग फार्मूला में। बाकी अंडरस्टूड है कि टर्मिनल एंड पे CH3 है और बीच में CH2 ही है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, बट एंड वाला हेटेरो एटम विद इट्स हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन 2D। अब हम मूव करते हैं ड्राइंग मॉलिक्यूल्स इन 3D। तो 3D में कैसे हम पेपर पे ही अपना मॉलिक्यूल ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि उसका 3D स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके 4 वेज है, ठीक है। तो ये 4 वेज है जिससे आप अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पेपर पे 3D फॉर्म पे ड्रॉ कर सकते हैं। पहला है वेज फॉर्मूला। वेज फॉर्मूला में 2 तरह के वेज ड्रॉ किए जाते हैं, सॉलिड वेज, ठीक है। सॉलिड वेज मतलब ओ लाइन जो आपकी ओर है, टूवर्ड्स यू, ठीक है। फिर डॉट वेज, डॉट वेज ओ लाइन है जो आपसे दूर है, अवे फ्रॉम यू। और एक सिंपल लाइन, सिंपल लाइन मतलब इन प्लेन ऑफ पेपर। तो आपको याद रखना इस फॉर्मूला में क्या है। इस फॉर्मूला में 3 तरह के लाइंस ड्रॉ करने हैं आपको उसको 3D स्ट्रक्चर देने के लिए। पहला है सॉलिड वेज, मतलब ओ लाइन जो आपकी तरफ है, ठीक है। प्लेन ऑफ पेपर में एक साइड है जो आपकी तरफ है, उसे आप कहेंगे सॉलिड वेज। एक डॉट वेज जो लाइन आपसे दूर है, मतलब पेपर की दूसरी तरफ है। और तीसरा है सिंपल लाइन। सिंपल लाइन वो लाइन है जो पेपर के प्लेन में है। तो ये तीनों लाइन यूज करके आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखा सकते हो। तो सपोज मीथेन का आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाना है, मीथेन मतलब CH4। तो आपको पता है मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में ये प्रॉब्लम है कि वो टेट्राहेड्रल में 2 बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड पेपर में होते हैं, प्लेन ऑफ पेपर में। एक बॉन्ड होता है आपकी तरफ, मतलब पेपर के अबाव, और एक बॉन्ड होता है आपसे दूर, दैट इज पेपर के बिलो, ठीक है। तो ये देखिए, ये है CH4 का स्ट्रक्चर। कार्बन में 2 सिंपल लाइन है, 2 सिंपल लाइन मतलब 2 बॉन्ड जो पेपर में ही है, प्लेन ऑफ पेपर में ही प्रेजेंट है। एक बॉन्ड जो आपकी तरफ है, आपकी तरफ मतलब पेपर के ऊपर है, जो मैं ड्रॉ करूंगी सॉलिड वेज से। तो अबाउट द पेपर किससे डिनोट किया जाएगा, सॉलिड वेज से। और एक बॉन्ड है जो आपसे दूर है, जो पेपर से बिलो कंसीडर किया जाएगा, और उसे ड्रॉ करूंगी मैं डॉट वेज से। तो इस तरह से आप डॉट वेज लाइन यूज कर सकते हो, सॉलिड वेज लाइन यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट वेज फॉर्मूला से आप 3D स्ट्रक्चर बता सकते हो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन से बने हैं। कार्बन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, जिसमें आपको 4 बॉन्ड्स बताने हैं, 2 प्लेन ऑफ पेपर, 1 अबाव पेपर, 1 बिलो पेपर, जिसे आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट है फिशर फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला और क्रॉस फॉर्मूला। ये साइंटिस्ट फिशर ने फाइंड आउट किया था ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर बताने के लिए यूज किया जाता है। फिशर फॉर्मूला में एक्चुअली 2 तरह के लाइंस होते हैं और वो एक दूसरे को कट करते हैं, इसलिए इसे क्रॉस फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि वो एक क्रॉस की तरह दिखता है। फिशर फॉर्मूला में एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन डिनोट करता है ग्रुप्स जो आपसे दूर है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन क्या डिनोट करता है, ग्रुप्स जो आपसे दूर है। और हॉरिजॉन्टल ग्रुप वो ग्रुप्स डिनोट करता है जो टुवर्ड्स यू है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या डिनोट करेगा, वो ग्रुप जो आपके करीब है, वर्टिकल जो ग्रुप जो आपसे दूर है। और कार्बन एक्चुअली प्लेन ऑफ पेपर में,
बीच वाला कार्बन। तो यदि आपको अब इसको डिनोट करना है, सपोज यहाँ पे एक फिशर प्रोजेक्शन दिया है, इसको डॉट एंड वेज में डिनोट करना है, तो क्या हुआ, ये कार्बन हुआ सेंटर वाला जो प्लेन में है, ये दो ग्रुप जो आपकी तरफ है और बाकी दो ग्रुप जो आपसे दूर है। तो डॉट एंड वेज स्ट्रक्चर में आप इसे इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब अभी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप कहोगे कि मैडम डॉट एंड वेज में तो दो हाइड्रोजन प्लेन में था, एक अबाव एक बिलो, यहाँ तो दो अबाव और दो बिलो है, क्योंकि ये फिशर फॉर्मूला का कन्वर्जन है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। बट ये वाला फॉर्मूला और पहले वाले फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं कीजिए। फिशर फॉर्मूला आपको ये याद रखना है सिर्फ कि दो लाइंस होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जो क्रॉस की तरह दिखते हैं। वो दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। वर्टिकल लाइन में जो भी ग्रुप से वो आपसे दूर है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी ग्रुप से वो आपकी तरफ है, और बीच में कार्बन प्रेजेंट है। तो सिमिलरली यहाँ पे नीचे वाला देख सकते हो वापस, यहाँ पे भी ये कार्बन है, ये दोनों कार्बन प्लेन में है, प्लेन ऑफ पेपर में प्रेजेंट है। अब दो जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे वो दोनों ग्रुप्स आपसे दूर है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है वो दोनों ग्रुप्स आपके तरफ है। नेक्स्ट है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। इस फॉर्मूला में एक्चुअली हम मॉलिक्यूल को इस तरह से देखते हैं कि बीच का कार्बन कार्बन बॉन्ड ही नहीं दिखता। तो सपोज मैं इथेन मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं, तो मैं इथेन मॉलिक्यूल को इस एंगल से देखूंगी। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में इथेन मॉलिक्यूल है और आप उसको इस एंगल से देख रहे हो, जहां सिर्फ आपको ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक लाइन में दिख रहा है, बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है, और वो दोनों के तीनों हाइड्रोजन दिख रहा है। तो आपको इमेजिन कैसे करना है, इथेन को आप उसके बीच वाला जो बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उसके ही प्लेन से आप एक डायरेक्शन पे देख रहे हो, सामने सामने, जिसकी वजह से आपको ये दोनों के बीच का बॉन्ड नहीं दिखेगा। सिर्फ इसके 3 हाइड्रोजन, पहले वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन दिखेंगे। अब जो पहला वाला कार्बन है उसको मैं ए नाम देती हूँ और दूसरे को बी। ए कार्बन जो आपके पास है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, ठीक है, डॉट मतलब ए वाला कार्बन जो आपके पास है। बी कार्बन जो आपसे दूर है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल से, तो सर्कल मतलब बी वाला कार्बन। अब ए कार्बन के 3 हाइड्रोजन है, तो ए कार्बन के तीनों हाइड्रोजन एक्चुअली व्हील के स्पोक जैसे लाइन से डिनोट किए जाएंगे, जो ओरिजिनेट करेंगे उस डॉट से। तो उस डॉट से ओरिजिनेट करने वाले तीनों लाइन एक्चुअली ए कार्बन के 3 ग्रुप है, ठीक है। तो उस डॉट से जो भी ओरिजिनेट करने वाले 3 लाइन है वो क्या है, ए कार्बन के 3 ग्रुप्स है। और बी कार्बन के ग्रुप्स कैसे डिनोट करने हैं, बी कार्बन के ग्रुप डोनेट करने के लिए आपको सर्कल के बॉर्डर से लाइंस लेने हैं। तो सर्कल के बॉर्डर से यदि मैं लाइंस लूं तो ये बी कार्बन के तीनों ग्रुप्स है। तो इस तरह से आप ए और बी दोनों कार्बन के तीनों ग्रुप्स दिखा सकते हो। तो आप समझ चुके होंगे पहले क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल ऐसे कंसीडर करना है कि आप कार्बन कार्बन बॉन्ड के एंगल से उसे देख रहे हो, तो सिर्फ आपको ये कार्बन, ए कार्बन, बी कार्बन और उसके तीनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं, वो दोनों के कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं दिख रहा। फिर जो कार्बन आपके करीब है उसे डॉट से डिनोट कीजिए, जो कार्बन आपसे दूर है उसे सर्कल से। अब जो डॉट वाले कार्बन से 3 ग्रुप निकलते हो डॉट से ओरिजिनेट कीजिए, और जो सर्कल वाले कार्बन से 3 ग्रुप निकलते हैं उन्हें सर्कल के सर्कमफ्रेंस से ओरिजिनेट कीजिए, और इस तरह से आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन बन जाता है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन एक्चुअली 2 तरह से एग्जिस्ट करता है, एक हम कहते हैं इक्लिप्स, एक स्टैगर्ड। इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट याद रखिए ये 2 फॉर्म में है, इसलिए दोनों फॉर्म यहाँ पे 1 और 2 नाम से दिखाया गया है। तो ये 2 बेसिक फॉर्म्स है न्यूमैन के, एक इक्लिप्स और एक स्टैगर्ड। अब नेक्स्ट है सोहर्स। सोहर्स या फिर इसे कहते हैं एंडायन और पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम है, देखिए फॉर्मूला में अब जो CH3 जो आप यहाँ पे हम बात कर रहे थे न्यूमैन में, सेम वही कंसीडर करना है यहाँ पे भी, बट अब देखने का एंगल अलग है। अब आप इसको इधर साइड से देख रहे हो, ना कि एकदम सामने से, जिससे आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही नहीं दिख रहा था, वैसे नहीं देख रहे हो, आप थोड़ा साइड से देख रहे हो जिससे आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिख रहा है।
तो ओ कार्बन कार्बन का बॉन्ड, अब जो कार्बन आपकी तरफ है उसे भी एक डॉट से डिनोट कर लीजिए, जो कार्बन आपसे दूर है उसे भी एक डॉट से डिनोट कर लीजिए। ये ए कार्बन, ये बी कार्बन, और ये दोनों का बॉन्ड आपको दिख रहा है, जिसे एक इलांगेटेड लाइन थ्रू ज्वाइन कर दीजिए। अब ये तीनों के हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं, तो ए कार्बन से निकल रहा है 3 हाइड्रोजन, बी कार्बन से भी निकल रहा है 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से मैंने हाइड्रोजन भी बॉन्ड ड्रॉ कर लिए। कार्बन को लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाइड्रोजन आपको न्यूमैन और सॉहर्स दोनों प्रोजेक्शन में आपको हाइड्रोजन डिनोट करने होंगे। तो इस तरह से आप सॉहर्स फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमने देखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन जैसे छोटे मॉलिक्यूल से शुरू हो गए, डीएनए जैसे मिलियंस ऑफ कार्बन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल में तक प्रेजेंट है। अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना इजी नहीं है, इसलिए उन्हें बेसिक फॉर्म्स में क्लासिफाई किया गया है, जिससे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके नेचर के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया गया है, और उन्हें अब स्टडी करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो दो तरह से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन है। पहला है ऑन बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से, ऑन बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। तो बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन मतलब ओ हाइड्रोकार्बन या ओ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्डिंग का मतलब वो कार्बन का चेन का नेचर क्या है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। तो उसके बेसिस पे कैसे करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ह्यूमंस ने फाइंड आउट किए हैं, वो बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाइड है, असाइक्लिक, एलिफैक्टिक या फिर ओपन चेन। ये तीनों भी एक ही तरह के नाम है, असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ओपन चेन, और दूसरा है साइक्लिक या क्लोज चेन। ठीक है, तो जो भी चेन एक ओपन चेन होगा, और साइक्लिक, क्लोज चेन मतलब रिंग के टाइप होगा। अब रिंग टाइप में भी दो टाइप है, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब ऐसे साइकिल्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट होमोसाइक्लिक, वो भी दो टाइप का हो सकता है, वो हो सकता है एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब सिर्फ रिंग, एरोमेटिक मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ नेचर है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक में भी दो टाइप हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक होमोसाइक्लिक मतलब हाइड्रोकार्बन्स के एरोमेटिक में भी दो टाइप है, बेंजोइड एरोमेटिक, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक। ठीक है, अब ये सब हम अंडरस्टैंड करेंगे, सबका मीनिंग क्या है। तो आपको याद रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो क्लास में है, असाइक्लिक, साइक्लिक। साइक्लिक दो क्लास में, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक फर्दर दो क्लास में, असाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक दो क्लास में है, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड। हेट्रोसाइक्लिक भी दो क्लास में है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहले असाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड, जिसे हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो ये एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। इनमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बने होते हैं कार्बन चेन से। ये कार्बन चेन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब ये एक दूसरे से जुड़ते हुए स्ट्रेट फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं, या फिर इनका मन करे तो ब्रांच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट फॉर्म में जुड़ते गए एक लाइन से, और यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रेट जुड़ते जुड़ते एक बीच में ब्रांच भी किया है। तो ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं या फिर ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन में कार्बन दो या एक कार्बन को जुड़ा हो सकता है, जैसे ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन को जुड़ा है, बट ये वाला कार्बन दो कार्बन को जुड़ा है। तो स्ट्रेट चेन में कार्बन एक या दो कार्बन को ही जुड़े होते हैं, पर ब्रांच चेन में कार्बन दो से ज्यादा कार्बन को भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे एक, दो, तीन। तो ये वाला कार्बन तीन कार्बन को जुड़ा है, तो ब्रांच्ड। ठीक है, तो इस तरह से साइक्लिक मतलब एलिफैटिक ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। तो एलिफैटिक ओपन चेन कंपाउंड दो तरह के हैं, स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच्ड। तो एग्जांपल देखिए, प्रोपेन स्ट्रेट चेन एक लाइन से है, एन प्रोपिल अल्कोहल स्ट्रेट चेन एक लाइन से है,
ब्रांच्ड में आइसोब्यूटेन में देखिए ये कार्बन जो है 1 2 3 कार्बन को जुड़ा है, मतलब ये ब्रांच्ड है। नेक्स्ट है साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड जैसे वर्ड बता रहा है साइकिल, मतलब एक रिंग होगा। ये कंपाउंड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो एक दूसरे को ज्वाइन करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करता है। मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम्स एक दूसरे को ज्वाइन करके रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कंपाउंड्स जिनमें रिंग बना होता है सिर्फ ओनली कार्बन्स का, ठीक है। साइक्लिक में भी दो टाइप है, तो यदि रिंग बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ कार्बन से तो उसे कहेंगे हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मतलब जिनमें रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो तो उसे क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बट ऐसे कंपाउंड्स जिसमें रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी एटम्स प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस, तो उसे कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स बेसिकली मतलब ओ कार्बन चेन जो एक दूसरे से जुड़ के एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। उसमें भी दो क्लास है, होमो एंड हेट्रो। होमो मतलब जिसमें सिर्फ ओ कार्बन रिंग, जिसमें और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब ओ कार्बन रिंग जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे एटम्स प्रेजेंट है। तो यहां देखिए एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन, जो एक रिंग है जिसमें आप देख सकते हो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया होमोसाइक्लिक। पिपेरिडिन, यहां देख सकते हो आप कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, इसलिए हो गया हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लोपेंटेन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए होमोसाइक्लिक। बेंजीन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, इसलिए होमोसाइक्लिक। बट पायरोल, जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, वो हो गया हेट्रोसाइक्लिक। तो आप समझ गए होंगे अभी बेसिकली होमो एंड हेट्रोसाइक्लिक का डिफरेंस। नेक्स्ट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये वो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें जो सिंपल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स की तरह। मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो एलिफैटिक कंपाउंड्स की तरह ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं बट वो साइक्लिक होते हैं। प्रॉपर्टीज उनका एलिफैटिक कंपाउंड की तरह है बट वो साइक्लिक इन नेचर है। तो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स वाले जो भी कंपाउंड्स है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन वाले जो भी रिंग वाले कंपाउंड्स है, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि इन कंपाउंड्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी होती है। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। यदि बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो तो उसे कहेंगे बेंजोइड एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्चुअली एक स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनमें ये बाकी हाइड्रोकार्बन से हट के स्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है और वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में यदि बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो तो उसे कहेंगे बेंजोइड। यदि बेंजीन रिंग एब्सेंट हो तो उसे कहेंगे नॉन बेंजोइड। तो बेंजीन मतलब बेसिकली ये वाला रिंग, ये रिंग प्रेजेंट है तो बेंजोइड। जैसे नैफ्थलीन में भी देख सकते हैं दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसलिए बेंजोइड हो गया। फिनॉल, ये भी बेंजोइड है एक्चुअली, ठीक है। बट ट्रोपोनिन, इसमें देखिए बेंजीन रिंग ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये नॉन बेंजोइड सिस्टम है। नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप फ्यूरेन, थायोफीन, पिरिडीन, पायरोल, ये सब में भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है। या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, पिपिरिडीन, पायरेन। अब मैं इसमें एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बहुत हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है, तो वो आप आगे वाले क्लास में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन्स देखा है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वो पार्ट है जो चेंजेस अंडरगो करता है कोई भी रिएक्शन में।
तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कितना भी बड़ा हो सकता है, बट आपको आप कोई केमिकल रिएक्शन करोगे तो सारा का सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में चेंज नहीं होता है। एक पर्टिकुलर पार्ट होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जहां चेंजेस अकर होगा रिएक्शन में, और उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करके ही एक फैमिली बनता है। यदि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम है तो वो एक फैमिली बनाएंगे, जैसे अल्कोहल फैमिली। तो जो भी मॉलिक्यूल्स है जिनमें OH प्रेजेंट है वो अल्कोहल फैमिली। अमाइन फैमिली जिसमें NH2 प्रेजेंट है। तो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स एक फैमिली बनाएंगे। अब ये फैमिलीज को यदि आपको ठीक से अरेंज करना है तो आपको पता होना चाहिए होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज फॉर अल्केन, सपोज मैं बताऊं होमोलोगस सीरीज फॉर अल्केन, तो क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे पूरा होमोलोगस सीरीज है। मीथेन मतलब एक कार्बन, फिर इथेन मतलब 2 कार्बन, प्रोपेन मतलब 3, ब्यूटेन मतलब 4, पेंटेन मतलब 5, हेक्सेन मतलब 6, सेप्टेन मतलब 7, ऑक्टेन मतलब 8, नॉनेन मतलब 9, डेकेन मतलब 10। तो इस तरह से ये होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन बन गया। ठीक है, 1 कार्बन से शुरू होके 10 कार्बन तक। वैसे ही होमोलोगस सीरीज सारे फंक्शनल ग्रुप के होते हैं। तो होमोलोगस सीरीज बेसिकली है क्या, वो एक्चुअली एक सीरीज ऑफ कंपाउंड है जो सेम फैमिली को बिलोंग करता है, जिसके हर एक मेंबर के पास सेम टाइप ऑफ कार्बन स्केलेटन है, सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, फिर बट स्टिल हर एक मेंबर एक दूसरे से अलग है विथ कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ मिथिल ग्रुप। ठीक है, मिथिल ग्रुप उसके फॉर्मूला में या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, तो उसे होमोलोगस सीरीज कहेंगे। तो मैंने अभी जैसे आपको होमोलोगस सीरीज फॉर अल्केन बताया था, तो ये हुआ मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर उसके प्रोपेन के बाद आता है ब्यूटेन, फिर पेंटेन एंड सो ऑन। तो ये एक सीरीज ऑफ कंपाउंड है, देखिए ये एक सीरीज ऑफ कंपाउंड है, और ये पूरा सीरीज एक्चुअली एक ही फैमिली को बिलोंग करता है। उनके कार्बन स्केलेटन का टाइप भी एक ही है, उनके फंक्शनल ग्रुप भी एक ही है, बट एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर कर रहा है एक परफेक्ट काउंट ऑफ CH2 में। तो देखिए पहला मेंबर दूसरे मेंबर से कितने CH2 में डिफर कर रहा है, 2, फिर दूसरा मेंबर तीसरे को CH2, फिर तीसरा चौथे को CH2। मतलब एक परफेक्ट काउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ 1 मिथिल ग्रुप से एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर करता है, उसे क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। और इस सीरीज के हर एक मेंबर को कहेंगे होमोलोग्यो। तो अभी आपको समझ गया वो होमोलोगस सीरीज मतलब क्या, एक सीरीज वो कंपाउंड का जो सेम फैमिली को बिलोंग करता है, जिसके हर एक मेंबर के पास सेम टाइप ऑफ स्केलेटन है, सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, बट एक मेंबर दूसरे मेंबर से फिक्स नंबर ऑफ मिथिलिन ग्रुप से डिफर करता हो। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके फैमिली के ये है नाम है, तो आपको याद रखना होगा। ये सब याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी से आप स्ट्रक्चर फर्दर याद रख सकते हो आगे के स्टैंडर्ड्स के लिए, ठीक है, और रिएक्शंस के लिए। तो पहला है हैलाइड फैमिली। यदि मैं कहूं कि आपके पास हैलाइड फैमिली प्रेजेंट है या हैलाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब मैं ये कह रही हूं कि आपके पास एक X प्रेजेंट है आपके हाइड्रोकार्बन चेन में। X क्या कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। मैं हैलाइड प्रेजेंट है ये कह रही हूं, मतलब आपके कार्बन चेन में एक हैलोजन प्रेजेंट है, जैसे मिथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे क्या है, जो एक्चुअली मीथेन है इसका पेरेंट कंपाउंड, उसका एक हाइड्रोजन में रिप्लेस कर दूंगी ब्रोमीन से, तो ये बन गया हैलोजन फैमिली। नेक्स्ट है साइनाइड, जिसे नाइट्राइल भी कहते हैं। तो यदि आपके फंक्शनल ग्रुप में साइनाइड प्रेजेंट है, नाइट्राइल प्रेजेंट है, मतलब उसका प्रेजेंट है आपके ग्रुप में C ट्रिपल बॉन्ड N। तो उसका एग्जांपल है मिथिल साइनाइड। तो आपको याद रखना है साइनाइड मतलब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, C ट्रिपल बॉन्ड N। आइसोसाइन इसी का ऑपोजिट N ट्रिपल बॉन्ड C। C ट्रिपल बॉन्ड N लिखोगे तो साइनाइड है, N ट्रिपल बॉन्ड C से कार्बन को जोड़ोगे तो आइसोसाइनाइड है। इसका एग्जांपल है मिथिल आइसोसाइनाइड। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप में क्या ज्वाइन करना है आपको कार्बन को, NO2 से। NO2 से ज्वाइन करोगे मतलब नाइट्रो ग्रुप, जैसे नाइट्रो मीथेन। अल्कोहल मतलब OH प्रेजेंट है, जैसे मिथिल अल्कोहल। आपको याद रखना है ये नाम और उसके रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर। फिनॉल मतलब एरोमेटिक रिंग में OH प्रेजेंट है, जैसे फिनॉल।
प्राइमरी अमाइन मतलब कार्बन को NH2 अटैच है, जैसे मिथिल अमाइन। सेकेंडरी अमाइन मतलब एक NH को 2 कार्बन अटैच है, तो हो गया सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को 2 कार्बन अटैच है। प्राइमरी अमाइन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को एक ही कार्बन अटैच है। टर्शरी अमाइन मतलब नाइट्रोजन को 3 कार्बन अटैच है। तो इसकी बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को। यदि नाइट्रोजन को एक ही कार्बन अटैच है तो प्राइमरी, यदि 2 तो सेकेंडरी, यदि 3 तो टर्शरी। ईथर, नेक्स्ट ईथर। ईथर में 2 कार्बन एक ऑक्सीजन थ्रू ज्वाइन होते हैं तो हो जाता है ईथर, जैसे डाइमिथिल ईथर। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो C डबल बॉन्ड OH, ये जो है एसिटाल्डिहाइड एग्जांपल। कीटोन, कीटोन में जो एल्डिहाइड का एक हाइड्रोजन है वो भी कार्बन से रिप्लेस हो जाता है, तो इस साइड भी कार्बन, इस साइड भी कार्बन, बीच में C डबल बॉन्ड O, तो उसे कहते हैं कीटोन, जो है CH3COCH3 एसीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड का ही हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो OH से तो हो जाएगा एसिड, जिसे CO2H के नाम से भी जानते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। ईस्टर, तो आप एल्डिहाइड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो O कार्बन से, O एंड कार्बन से, तो हो गया ईस्टर, जैसे इथिल एसीटेट। तो ये सब आप देख सकते हो एल्डिहाइड के ही सब्स्टिट्यूएंट। एल्डिहाइड एक बार याद रखोगे तो आपको रखना है याद, कीटोन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है आपको R ग्रुप से, एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है OH से, ईस्टर में हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है OR से, अब अमाइड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है NH2 से, तो हो गया अमाइड, जैसे एसिटामाइड। सेकेंडरी अमाइड में जो यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही कार्बन को अटैच है अमाइड में, सेकेंडरी अमाइड में वो 2 को अटैच हो गए, यहाँ पे भी और यहाँ पे R ग्रुप को, तो जैसे N मिथिल एसिटामाइड। तो यहाँ आप देख सकते हो नाइट्रोजन यहाँ पे भी एक कार्बन को अटैच है और यहाँ पे भी, तो ये हो गया N मिथिल एसिटामाइड। नेक्स्ट है टर्शरी अमाइड। टर्शरी अमाइड में आपका अमाइड का नाइट्रोजन 3 कार्बन को अटैच होगा, 1 2 3, तो हो गया N डाइमिथिल एसिटामाइड। एसिड एनहाइड्राइड में आपके पास 2 कार्बोनिल ग्रुप होंगे, इसे कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, तो 2 कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन थ्रू ज्वाइन होंगे तो हो गया एसिड एनहाइड्राइड। असाइल क्लोराइड में आपको क्या करना है, एल्डिहाइड हाइड्रोजन, जो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस करना है क्लोराइड से, तो हो गया असाइल क्लोराइड, जैसे एसिटल क्लोराइड। सल्फोनिक एसिड में यहाँ पे सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर H2SO4, वो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो उसमें कहीं हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो कार्बन से, तो हो गया सल्फोनिक एसिड, जैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अल्कीन, आपको पता है अल्कीन का बड़ा भाई जो है C डबल बॉन्ड C और फिर हाइड्रोजन, तो एसिड इथिलीन। अल्काइन, अल्कीन का बड़ा भाई जिसमें और भी 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं और C ट्रिपल बॉन्ड C बन जाता है। और अल्केन जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, सबसे बेसिक फॉर्म है जो है ईथेन। तो आपको सारे फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं। अल्केन मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में, अल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन में, सल्फोनिक एसिड SO3H, असाइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटिक एनहाइड्राइड 2 कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन थ्रू ज्वाइंट। टर्शरी अमाइड, जो अमाइड है उसके नाइट्रोजन 3 कार्बन को अटैच है, एंड सो ऑन। तो आपको इस तरह से सारे जो नाम है 23 फंक्शनल ग्रुप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 23 फंक्शनल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर्स के साथ आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, अब वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अल्केन constitute of homologous series of straight chain saturated hydrocarbon. Write down the structural formula of the first 5 homologous of this series. Write their molecular formula and deduce the general formula of such homologous series. तो अब उन्होंने क्या बताया है, अल्केन एक होमोलोगस सीरीज बनाता है जिसमें सिर्फ स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब अल्केन के होमोलोगस सीरीज है जिसमें स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। तो आपको फर्स्ट 5 होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन का लिखना है, तो फर्स्ट 5 कंपाउंड फ्रॉम होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन लिखना है, उनका जनरल फॉर्मूला बताना है और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। तो फर्स्ट 5 होमोलोगस सीरीज में क्या होगा,
आपको पहले वाले में CH2 ऐड करना है, फिर दूसरे वाले में CH2 ऐड करना है, फिर तीसरे वाले में CH2 ऐड करना है, सो ऑन। तो आपका होमोलोगस सीरीज फॉर अल्केन बन जाएगा। तो सबसे पहला कंपाउंड जो है अल्केन का वो है मीथेन। तो आप शुरू करोगे मीथेन से, लिख लोगे CH4। अब CH4 में ऐड करोगे फर्दर CH2, तो सेकेंड वाला कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम इथेन कहते हैं। अब इथेन में फर्दर ऐड करोगे CH2, तो थर्ड कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम प्रोपेन कहते हैं। तो बेसिकली आपको ऐड करते जाना है CH2। फिर प्रोपेन में ऐड करोगे CH2, तो फोर्थ बन जाएगा जिसे हम ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन में ऐड करोगे CH2, तो फिफ्थ बन जाएगा जिसे हम पेंटेन कहते हैं। और इस तरह से फर्स्ट 5 कंपाउंड्स ऑफ अल्केन होमोलोगस सीरीज बन गया। अब यहाँ पे आप काउंट करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को, तो आपको उनका फॉर्मूला ऐसे मिलेगा। पहला तो CH4 है, दूसरे में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन तो C2H6, तीसरे में 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन C3H8 एंड सो ऑन टिल C5H12। यदि आप कंपेयर करो और जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करो, तो सपोज कार्बन आपके पास n नंबर ऑफ प्रेजेंट है, तो मीथेन से पता लगाते हैं कार्बन n नंबर ऑफ प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2n+2 है। तो मीथेन के लिए क्या हो गया, कार्बन 1 H 2 into 1 + 2, तो इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 4। तो इसलिए ये हो गया CH4। ऐसे आप इथेन का भी फाइंड आउट कर सकते हो कि सही है कि नहीं। तो बेसिकली अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। और अल्केन की होमोलोगस सीरीज में पहला कंपाउंड दूसरे से कितने से डिफर करता है, CH2 से। तो आपको बेसिकली CH2 हर में ऐड करते जाना है, तो आपको नेक्स्ट वाला सीरीज का कंपाउंड मिलता जाएगा। नेक्स्ट है राइट डाउन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, पहले द थर्ड हायर, दूसरा द सेकेंड लोअर होमोलोगस सीरीज ऑफ दिस। तो आप CO2H ग्रुप देख के पहचान गए होंगे ये एसिड की बात कर रहे हैं। तो इस एसिड का आपको थर्ड हायर होमोलोगस सीरीज में थर्ड हायर वाला बता रहा है और फिर सेकेंड लोअर वाला बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थर्ड हायर से, तो इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका दिया हुआ है आपको, प्रोपेनिक एसिड इसे कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेनिक एसिड का है। इसका थर्ड हायर आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको 3 CH2 ग्रुप ऐड करने हैं, क्योंकि फर्स्ट हायर के लिए क्या होगा, एक CH2 ग्रुप ऐड होगा, सेकेंड हायर के लिए 2 और फिर थर्ड हायर के लिए 3। इसलिए थर्ड हायर के लिए मैं डायरेक्टली क्या ऐड कर रही हूँ, 3 CH2 ग्रुप ऐड करोगे जिससे मुझे थर्ड हायर वाला कंपाउंड मिलेगा। तो मैं 3 CH2 ग्रुप इसमें ऐड करूंगी। तो पहले मेरे पास 3 कार्बन थे, अब 3 CH2 ऐड करने के बाद 6 कार्बन होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया थर्ड हायर। इसमें मैंने 3 CH2 ग्रुप ऐड कर दिए और ये बन गया थर्ड हायर कंपाउंड ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट उन्होंने बोला है सेकेंड लोअर फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंड लोअर फाइंड आउट करने के लिए 2 CH2 ग्रुप आपको माइनस करना है, क्योंकि आपका बेसिकली ये वाला इधर प्रेजेंट है। अब मैंने थर्ड हायर मतलब इससे छोड़ के तीसरा कंपाउंड फाइंड आउट किया था, और सेकंड लोअर इससे छोड़ के दूसरा कंपाउंड ऊपर से फाइंड आउट करूंगी। तो 2 CH2 ग्रुप उसमें से माइनस करूंगी। तो अब मैं इसमें से 2 CH2 ग्रुप माइनस करूंगी, 1 2। तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक हाइड्रोजन जो CO2H को अटैच रहेगा। तो ये बन गया सेकेंड लोअर कंपाउंड ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज। तो आप ऐसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप का कितना भी आप होमोलोगस सीरीज का फाइंड आउट कर सकते हो, पर आपको याद रखना है थर्ड हायर बोला तो 3 CH2 ऐड करो, और सपोज फर्स्ट लोअर बोला तो 1 CH2 माइनस करो, बस इतना ही। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to ask me on asiadoubts04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, we don't see things as they are. We see things as we are. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.